हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मास धातु के बारे में अपन पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन मीन्स उसकी निरुक्ति क्या है, उसके पर्याय क्या है, उसकी क्षय वृद्धि, उसकी सारता, अपन सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फोकस यहीं पे रहे आपका। ठीक है, अब निष्पन्न कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी निष्पत्ति की बात करें तो इसकी निष्पत्ति कैसे हुई है, तो मांड धातु से। ठीक है, तो मांड धातु से किसकी निष्पत्ति हुई है, मास धातु की। ठीक है, और इसके पर्याय क्या है, जैसे अभी यूनिवर्सिटी 2026 का पीएमएस फर्स्ट प्रोफ का जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें पूछे थे, पर्याय भी पूछे थे, रस के पर्याय पूछे थे। ठीक है, तो पर्याय भी अपने लिए उतने इम्पोर्टेंट है। तो पिसीत, तरस, क्रव्य, अमीष और पलल, ये किसके पर्याय है, ये आपको याद रखना है, मास के पर्याय है, मास धातु के। ठीक है, फिर मास धातु का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अपन वो वाली चीज़ यहाँ पे देखेंगे। आप वो वाली चीज़ को देखें कैसे। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ये श्लोक से आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो अपन पहले इसका क्या देख लेते हैं। आपको मैं नॉर्मली समझाती हूँ कि जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन भोजन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भोजन जैसे ही अपन ने ग्रहण किया। ठीक है, अब समान वायु का काम क्या होता है, ग्रहति, पच्यति, विवेच्यति, मुच्यति। ठीक है, मतलब ग्रहण करना, पाचन करना, तो ये सब पूरा पाचन का काम यहाँ पे चल रहा है, सम्यक पाचन का। फिर रस के साथ उसका संयोग होने से क्या बनती है, यहाँ पे देखो, ये रस के साथ संयोग, पचित आहार रस के साथ मिलकर मास धातु की ओर गमन करता है। अब रस से ही सारी धातुएं बनती है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस और मेद बनता है। ठीक है, अब ये मास धातु बनी। ठीक है, अब ये मास धातु की ये भी वृद्धि के लक्षण यहाँ पे बता दिए। ठीक है, लेकिन आचार्य वाग्भट कैसे बताते हैं, देखो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहले अपना आहार था, उसका पाचन हुआ, फिर रस धातु की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब रस धातु की प्राप्ति से फिर अपनी रक्त धातु बनेगी, और रक्त धातु से फिर क्या बन जाएगी, वो मास धातु में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इससे सिर्फ आपको एक उसका फ्लो चार्ट देखना है, और फ्लो चार्ट मैंने आगे ऐड किया है। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रही थी, ये मैंने आपको बताना भूल गई थी, तो ये अपन आज देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे आपका आहार रस पे सबसे पहले आपकी जठराग्नि एक्ट करेगी। जठराग्नि एक्ट करेगी तो उसको सार भाग में और किट्ट भाग में डिवाइड कर लेगी। सार भाग यानी अपनी बॉडी को जो चाहिए, और किट्ट भाग जो बाहर निकलना है, एक्सपेल आउट करना है। अब सार भाग में भी रस की अग्नि एक्ट करेगी, रस धातु बन रही है तो उसकी अग्नि एक्ट करेगी, फिर उसको आगे फिर मल भाग में और पोषसार में कन्वर्ट कर देगी। अब रस का जो मल होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो रस धातु होती है उसका मल क्या होता है, तो कफ होता है। ठीक है, फिर हो जाएगा उसका पोषसार क्या होता है, तो पोषसार में आ जाएगा एक उसका सूक्ष्म भाग आ जाएगा, और इसका स्थूल भाग हो जाएगा। स्थूल का मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो सूक्ष्म भाग से रक्त सधर्मी अंश बन जाएगा, मतलब आगे की धातु को पोषण भी तो देना है। ठीक है, तभी तो आगे की धातु बन पाएगी। और स्थूल भाग यानी कि जो उसका छोटा सा भाग होता है। ठीक है, नहीं स्थूल नहीं, स्थूल का मतलब होता है जो बड़ा भाग होता है, उससे उसकी धातु बनेगी। कौन सी धातु बनेगी, रस धातु बनेगी। ठीक है, और उपधातु भी आपको यहाँ पे साथ में याद करते चलना है कि उपधातु क्या है, जो रस की उपधातु वो स्तन्य और आतर्व है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पहले कि आपको धातु और उपधातु में अंतर पता करके आना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे से पूछोगे, अगर पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए था। ठीक है, अब अपन ने इतना यहाँ पे देख लिया, और ये नीचे भी ऐसा ही है। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे। ठीक है, फिर यहाँ पे रक्ताग्नि एक्ट करेगी। ठीक है, रक्त सधर्मी अंश पे रक्त की अग्नि एक्ट करेगी, तो फिर उसका रक्त का जो मल होता है वो क्या होता है, पित्त होता है। ठीक है, फिर जो उसका स्थूल भाग, उसका मेजर पोर्शन होगा, उससे अपनी रक्त धातु बनेगी। ठीक है, किसके रंजक पित्त एक्ट करेगा, रक्त धातु बनेगी। ठीक है, फिर जो उसका सूक्ष्म भाग को रहेगा, छोटा सा भाग, उससे उसकी क्या बनेगी, मास सधर्मी अंश, मतलब मास सधर्मी अंश मतलब कि उसकी आगे की जो धातु है उसका कुछ अंश पोषण के लिए अगली धातु के लिए जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखो सभी धातुओं का वैसे ही। अब आज अपन मास धातु देखेंगे, तो मास धातु में भी क्या हो रहा है, मास अग्नि एक्ट कर रही है, उसको मल भाग, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसका मल जो रहता है, जो अपने नाक, ठीक है, कान,
से अक्षी, ठीक है। इसमें जो मतलब एम्प्टी स्पेस होता है उससे जो मतलब कि जो मल अपना बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। स्थूल भाग से मांस धातु बन जाएगी, उसके सूक्ष्म भाग से नेक्स्ट धातु की सधर्मी अंश के लिए क्या चला जाएगा, पोषण के लिए भाग चला जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट, ठीक है, अब ये देखो मेद धातु, ऐसे मतलब सभी का दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट। तो अब आपको एग्जाम में अगर मेद धातु का पूछते हैं तो आपको कहाँ से चार्ट बनाना है, ठीक है। तो आप क्या, मांस धातु का अगर आपसे पूछा तो आप मांस सधर्मी अंश से ही उसका चार्ट बनाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। अगर वो आपसे सिर्फ मांस धातु का पूछते तो आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर जिस भी धातु का पूछते पूरा नहीं बनाना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर अपन, हाँ, अब आपका जो श्लोक रहता है वो रह गया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, ठीक है। अब मांस धातु का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द मांस धातु का निर्माण कैसे होता है। तो अब अपन जो अपने संहिता की लैंग्वेज है, मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे के समझाई वो समझने के लिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि श्लोक आप कितने लिख रहे हो, ठीक है। अब वायु, अंबु, तेजशाम। अब वायु, यहाँ पे पंच महाभूत की बात हो रही है। वायु का मतलब वायु महाभूत, अंबु का मतलब जल महाभूत, तेज का मतलब अग्नि महाभूत, और रक्त ऊष्मा च अभिसंयुक्तम, संयुक्तम का मतलब मिलना। अब ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करती है, स्थिरता को प्राप्त होती है और मांस धातु में कन्वर्ट होती है स्वयं की उष्मा से। मतलब यहाँ पे मांस धातु की जो अग्नि होती है, स्व उष्मा, उष्मा का मतलब अग्नि, ठीक है, पक्वमेव तत्, तो फिर अपनी क्या बन जाती है, अपनी मांस धातु बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कैसे अपनी मांस धातु का निर्माण हो रहा है। वायु अंबु तेजशाम रक्तम ऊष्मणा च अभिसंयुक्तम स्थिरतां प्राप्य मांस संयात स्व ऊष्मणा पक्वमेव तत्। रेफरेंस भी आपको बता दिया, चरक चिकित्सा 15/29, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अपन देखेंगे कि लोकेशन, ठीक है, मतलब स्थान। तो इसका जो मेन स्थान बताया गया है वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसे मसल की संज्ञा भी दी गई आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक दूसरे के ऊपर तिरछी ऊपर नीचे बिछी रहती है। कौन, मांस धातु, मतलब पेशी मांस धातु का विभाजन स्वरूप करती है, ठीक है। आधुनिक वेत्ताओं ने इसे मसल की संज्ञा प्रदान की है, ठीक है। अब स्रोतस, स्रोतस क्या हो जाएंगे, स्रोतस दैट मीन्स चैनल। स्रोतस का मतलब क्या होता है, चैनल्स, ठीक है, जहाँ से किसी भी चीज़ का सर्कुलेशन या फिर संवहन होता है वो अपने हो जाएंगे स्रोतस, ठीक है। तो मास व स्रोतस, अब यहाँ पे देख लेंगे मास व स्रोतस क्या है, उनके मूल क्या है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से, मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ होता है, ठीक है। तो मास व द्वे तरयो मूलम स्नायु त्वचम रक्त वहनश्च धमनी। अब रक्तवाहिनी धमनी हो जाएगा, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, आचार्य सुश्रुत, मतलब ये स्नायु हो जाएगा यहाँ पे, स्नायु और त्वचा, ये दो चीज़ें, ठीक है, ये दो चीज़ें हो जाएगी। और आचार्य चरक क्या कहते हैं, आचार्य चरक ने बताया है स्नायु मूलम त्वच। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ऊपर सिर्फ डिफरेंस क्या है उसमें, रक्तवाहिनी धमनी का, किसका डिफरेंस है, रक्तवाहिनी धमनी का, ये जो यहाँ पे है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने रक्तवाहिनी धमनी भी कहा है, लेकिन आचार्य चरक ने ओनली स्नायु कहा है और क्या कहा है, त्वचा कहा है। अब मास व स्रोतस की दृष्टि, अब मास व स्रोतस देख लिए, अब उसकी दृष्टि के हेतु क्या है, ठीक है। तो मास व स्रोतस की दृष्टि के हेतु है कि आप अगर अभिष्यंती, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो संहिता में लिखा हुआ है, जो उसमें जो, ठीक है, लिखा हुआ है, जो रेफरेंस है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको कॉपी में लिखने में, नोट करने में बहुत इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि संहिता की लैंग्वेज है, आपको मैं पढ़ाती फिर आप और ढूंढते, लेकिन आप इसको ही अच्छे से संहिता से और उसका जो व्याख्या दी रहती है, वक्तव्य दिया रहता है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आप और वर्ड भी एड ऑन कर सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको खुद से कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है,
कुछ भी ऐड करना है तो आपको संहिता की लैंग्वेज जो एज इट इज़ दी हुई है, मैं एज इट इज़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो संहिता में है वैसे ही वर्ड आपको यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप अगर ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड अगर उसमें यूज़ करोगे या फिर मन से ज़्यादा छापोगे तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अभिष्यदीनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरूनि च। अब मांस व स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या बताया है कि अभिष्यन्ति भोजन, भोज्यानि कैसे, स्थूल यानी कि बहुत भारी भोजन, गुरुनी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना या फिर बहुत ज़्यादा भारी भोजन, गुरु का मतलब भारी भोजन खाना। अभिष्यन्दिनी मांसवाहिनी मतलब कि मांस व स्रोतस की क्या होती है, दृष्टि होती है। भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, और भोजन करने के बाद, ये जो आखिरी लाइन है इसका मतलब है कि स्वपताम दिवा मतलब कि सोना, कब, दिन में। कब मतलब भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप दिन में सोते हो तो आपके मांस व स्रोतस की क्या होती है, दृष्टि होती है, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे, कर्म, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन लिख दिया है, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ मास धातु, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें बता दिया है, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ मास धातु। तो मास धातु का कर्म क्या होता है, देखो एक तो अपन ने पहले ही देख लिया है, हर धातु का कर्म जो अपन ने सबसे पहले बेसिक श्लोक रस धातु में देखा था, प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, ठीक है। तो लेपन का काम किसका हो जाएगा, लेपन का मतलब होता है कवरिंग करना, तो कवरिंग करने का काम किसका हो जाएगा, मांस धातु का हो जाएगा, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट धातु जो रहती है उसकी क्या करना, पुष्टि करना। तो आपको 2-3 चीज़ें तो यहीं से मिल गई ना बेटा, कि नेक्स्ट धातु की पुष्टि करना और एक जो अपना श्लोक है उससे मतलब लेपन या फिर कवरिंग का काम करने का काम किसका होता है, मांस धातु का। तो आचार्य सुश्रुत ने भी यहाँ पे कहा है मांसदम धातु जो रहती है वो शरीर की पुष्टि करती है और मेद धातु का भी पोषण करती है। मेद सधर्मी अंश से ही तो अपनी क्या, मांस सधर्मी अंश से ही तो अपनी क्या बनती है, मेद धातु बनती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है, कुछ नई चीज़ नहीं है, और आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर मांस के क्षय के लक्षण। अब मांस क्षय के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट कहते हैं कि मांस क्षय विशेषण स्पिक ग्रीवो उदर शुष्कता, ठीक है। तो मतलब मांस के क्षय होने से आपके स्पिक यानी कि आपका नितंब एरिया जो रहता है, ग्रीवा, ठीक है, ग्रीवा यानी आपकी नेक, उदर का मतलब होता है आपका पेट में शुष्कता, ठीक है। तो शुष्कता का आना, ठीक है, मतलब ड्राइनेस या फिर रूखापन सा आना, वो किसके लक्षण हो जाएंगे, मांस क्षय के लक्षण हो जाएंगे। ये कौन बता रहा है, आचार्य चरक। मांस क्षय आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि मांस के क्षय होने से स्फीग, गंडो, ओष्ठ, उपस्थतो, उरु और वक्ष, कक्ष, पिंडी को उदर, ग्रीवा शुष्कता, रोक्षयतो, गात्रणाम शदनम, धमनी शैथिल्यम च। अब आपको एक बात आपके माइंड में यहाँ पे सेट करनी है कि मैं आपको बता दूँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि धमनी शैथिल्यता कौन से आचार्य ने बताई है, आचार्य सुश्रुत ने। किस में बताई है, मांस क्षय के कारण होता है धमनी शैथिल्यता, ठीक है। और मांस क्षय में क्या होता है, स्पीक अभी बता दिया मैंने, नितंब एरिया, गंडव, ओष्ठ, ओष्ठ यानी आपके होठ हो जाएंगे, ठीक है, और गंडव का मतलब हो जाएगा आपके गाल, ठीक है। उपस्थतो, उपस्थतो का मतलब हो जाएगा कि जो आपका आँख, ठीक है, आँख का और ये कान के बीच का एरिया जो रहता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं टेम्पोरल रीजन, ठीक है, तो वो हो जाएगा, वक्ष हो जाएगा, उदर, ग्रीवा, शुष्कता और रोक्षता, यही रोक्षता या फिर ड्राइनेस आना, ठीक है। तो वही हो जाएगा कि अच्छा नीचे भी आप पढ़ सकते हो कि सुश्रुत ने मांस क्षय होने पर शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का विशद वर्णन क्या किया है कि मांस के छिन्न होने पर, ठीक है, स्फीग,
गंड यानी आपका जो टेम्पोरल, हाँ मैंने अभी आपको वही बताया ना, टेम्पोरल रीजन, ओष्ठ उपस्थ, सॉरी बेटा मैंने अभी आपको उपस्थ का मतलब कुछ और बता दिया, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उपस्थ का मतलब हो जाएगा कि आपकी जनेंद्रिय हो जाएगा, मतलब कि पेनिस, और मतलब उधर हो जाएगा वजाइना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मांसक्षय के लक्षण में बताया है, तो मांसक्षय मतलब कि किसी चीज़ की कमी होना, मांसक्षय की अवस्था में ये सारी चीज़ें बताई है उन्होंने। उरु का मतलब हो जाएगा कि आपकी थाई वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। पिंडलिया हो जाएगी आपकी उदर, ग्रीवा में शुष्कता यानी कि क्या आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ें मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। स्पिक का मतलब हो जाएगा कि आपका जो कौन सा एरिया होता है, ये वाला नितंबे एरिया हो जाएगा, ठीक है। पेल्विक रीजन हो जाएगा, मैं आपकी फ़ोटो से भी आपको बता दूंगी, ठीक है। और आपको याद रखना है गंड का मतलब टेम्पोरल रीजन, ओष्ठ यानी आपके होठ, उपस्थ यानी आपकी जनेंद्रिया हो जाएगी, उरु यानी कि आपकी थाई हो जाएगी, ठीक है। वक्ष, पिंडिका, ये वाली सारी चीज़ें, उदर का मतलब आपका पेट हो जाएगा, ठीक है। अब आचार्य वाग्भट कहते हैं कि मांसक्षय, अक्ष गलानी, गंड, स्पिक, शुष्कता, संधि वेदना। अब संधि वेदना कौन से आचार्य ने बताया है, तो आचार्य वाग्भट ने बताया। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। गलाने का मतलब होता है कि इंद्रियों में क्या हो जाना, दुर्बलता का आना, ठीक है। गंड का मतलब अपन ने टेम्पोरल रीजन अभी अपन ने देखा, एवं स्पिग यानी कि आपके जो पेल्विक बटक्स वाला रीजन होता है, ठीक है, वो वाला रीजन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, कुछ डाउट? हाँ थोड़ा इधर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन कोई ना, हो जाता है आगे पीछे, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, सामने ही लिखी हुई है, ठीक है। एक बार फिर बता दूँ जो बोलने में गलत हुआ था। गंड का मतलब टेम्पोरल रीजन होता है, उपस्थ का मतलब मेल में पेनिस, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, जनेंद्रिया, ठीक है। अब मांसक्षय की आपको फोटोज दिखा देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, ये वीक ग्लूटियल रीजन हो जाएगा, ये मांसक्षय के लक्षण हो गए, ठीक है। अब ये स्ट्रोंग है, तो क्षय किस में हुआ है, ये देखो, ये जो क्षय है ना मांसक्षय के लक्षण है। अब ये क्या हो जाएगा, मसल, हाँ ये देखो जो अपन ने ग्रीवा का देखा था, ठीक है, ग्रीवा का, तो ये देखो ये तो हेल्थी नेक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मांस क्षय हो रहा है, तो ये ग्रीवा देखो कैसी पतली पतली सी आपको ऐसी दिख रही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये रही, ठीक है, नेक का मसल्स आप देख सकते हो इधर, ये देखो। अब इसमें देखो इसकी जो पेट की दीवार है वो ठीक दिख रही होगी, इसकी कैसी एकदम पतली सी ऐसी दिख रही होगी आपको, तो ये किसके लक्षण हो जाएंगे, मांसक्षय के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएंगे, मांस वृद्धि के लक्षण। अब मैं पहले आपको फोटोज दिखा देती हूँ, फिर आप श्लोक पे आएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा कि मांसक्षय वृद्धि में क्या हो जाएगा, वृद्धि में क्या होगा कि चीज़ें इंक्रीज होगी, मांस बढ़ेगा, ठीक है। तो मांस बढ़ेगा तो कहाँ कहाँ पे बढ़ेगा, गोइटर। अब गोइटर अपने किधर होता है, इधर ग्रीवा रीजन में होता है, थायराइड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो ये क्या हो रहा है, अर्ब्यूद यानी कि ट्यूमर्स का बनना, ठीक है, ट्यूमर का बनना, तो ये वाले हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, मतलब ये देखो आपको यहाँ पे एक ऐसी स्वेलिंग सी दिख रही होगी ना, मतलब ग्रंथियाँ, मतलब कि ग्लैंड्स में क्या होना, वृद्धि का होना या फिर स्वेलिंग का होना, ठीक है। तो वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। ओष्ठ, अब ये देखो यहाँ पे आपको एबनॉर्मल वृद्धि दिखाई दे रही है ना, ये ओष्ठ में, तो ये किसके कारण हो रही है, मांस की वृद्धि के कारण हो रही है। नेक्स्ट ये देखो टॉन्सिल्स का होना, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो ये ऊरू रीजन जो है वो आपको एबनॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर ये फेट डिपोजिशन का मांसार्थ अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन श्लोक देख लेते हैं ना, आपका जो श्लोक रहा है। तो मांस वृद्धि के लक्षण जो बताते हैं आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं कि स्पीग, गंडो, ओष्ठ, उपस्थो, उरु, बाहु, जंघाशु वृद्धि, गुरु का मतलब होता है कि भारीपन सा लगना, तो ये किसके लक्षण हो जाएंगे, मांस धातु की वृद्धि के लक्षण हो जाएंगे, मतलब कि भारीपन सा लगना कहाँ पे, देखो स्पिग एरिया यानी कि पेल्विक रीजन, बटक्स आपको बता दिया, गंडों का मतलब भी आपको बता दिया है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, गंडों का मतलब टेम्पोरल रीजन, ठीक है,
धतो का मतलब हो जाएगा जनेंद्रिया हो जाएगा, उरु यानी कि थाई रीजन हो जाएगा, बाहु यानी कि आपकी बाहें हो जाएगी, जंगाशु मतलब आपकी जांघें में क्या होना कि मांस धातु की वृद्धि होना, और गुरु गात्रता, गुरु का मतलब भारी, मतलब कि भारी पंसा लगना किसमें, अंगों में। ठीक है, अब आचार्य वाग्भट बताते हैं कि मांस गंड अर्बुत। ठीक है, तो मतलब क्या यहाँ पे बात हुई है गलगंड की। ठीक है, तो यहाँ पे गलगंड का होना मतलब कि ये जो आपको थायराइड होता है ना गले का, उसकी बात कर रहे हैं। ग्रंथि यानी कि जो अपन ने यहाँ पे इमेज एक देखी थी, मतलब ग्रंथियों में स्वेलिंग होना, मतलब ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम देखा था ना, ये वही वाला है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि उरु यानी कि आपकी थाई रीजन, ये जो अपन ने ये वाली इमेज देखी थी बेटा। ठीक है, ये वाली जो आपकी थाई रीजन में जो वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, फिर आपका कंठ भी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें मांस की वृद्धि होना। ठीक है, आप इसकी हिंदी अच्छे से पढ़ना तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें एड ऑन कर ली है, तो आप पढ़ने का काम तो आप खुद से कर सकते हो ना, इतना तो करना ही है, स्पून फीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, और हाँ, अब आपका जो नेक्स्ट बच गया है आपकी मांस की सारता। ठीक है, तो मांस सारता अपन देख लेते हैं। अब मांस सारता, सारता मतलब उसकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था मांस धातु की। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है कि शंख ललाट क्रकाटिका अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंदो उदर कक्ष वक्षः पाणिपादशंधयः स्थिर गुरु शुभ मांस पचता मांस शारणाम सा सारता क्षमाम धृति आलोक्यम वित्तम विद्या दुखमार्जवम आरोग्यम बलम आयुष्य च दीर्घम चष्टते। तो यहाँ पे मांसाहार पुरुष के लक्षण कुछ इस प्रकार से बताए हैं कि जो शंख प्रदेश होता है, ठीक है, मतलब कि शंख आपकी ललाट, ललाट का मतलब हो जाएगा आपका फोरहेड हो जाएगा, शंख का मतलब आपका टेम्पोरल रीजन हो जाएगा। ठीक है, और क्रकाटिका का मतलब कि ग्रीवा यानी कि नेक का जो पश्चात यानी कि पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, तो वो वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बचा आपका क्रकाटिका आक्षी, आक्षी का मतलब आँख, गंड का मतलब गाल। देखो संहिता की लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है, मैंने पहले भी गाल बोला था गंड का मतलब, लेकिन वो जो रेफरेंस बुक है, ठीक है, वो वाली, तो आपको जो संहिता में दिया है वही याद रखना है। अक्षी गंड का मतलब यहाँ पे क्या दिया है आपको, गाल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको गाल ही याद रखना है। क्यों, क्योंकि संहिता में यही दिया है, और वो वाली बुक जो रहेगी किसी स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही वो वाली बुक्स लिखी हुई है। ठीक है, जो अपनी संहिता है, वो संहिता में जो चीज़ें वो अपने लिए सही है। ठीक है, तो गंड का मतलब यहाँ पे उन्होंने गाल बताया, तो आपको गाल ही मानना है। हनु, हनु का मतलब क्या बताया है कि आपकी चीन। ठीक है, और ग्रीवा का मतलब आपकी गर्दन, स्कंद का मतलब आपके जो कंधे वाला पार्ट, उदर का मतलब आपका पेट, कक्ष वक्ष। ठीक है, और पानी पादस्य, पानी का मतलब हाथ, पाद का मतलब पैर, संधे मतलब कि हाथ पैर के जो जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इनमें स्थिरता आना, क्योंकि अपन देख ही रहे हैं ना कि रक्त धातु में जब स्थिरता को प्राप्त होती है तो मांस धातु बनती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्थिर गुरु शुभ मांस उपचिता मांस सारता, मतलब ये देख लो आप यहाँ पे गर्दन, कंधा, उदर, ठीक है, छाती, हाथ, पैर, संधियाँ भारी, स्थिर, मांस से भरी हुई, दृढ़ होती है, मतलब कि मांस एकदम बहुत भरा हुआ है, तो बहुत भी नहीं, मतलब कि तो वृद्धि वाला गुण हो जाएगा, बहुत नहीं, मतलब कि नॉर्मल, मतलब कि जिससे मांस की सारता, उसकी उत्कृष्ट अवस्था का होना, मतलब जिससे संधियाँ भारी लगे, स्थिर एवं मांस से भरी हुई दृढ़ होती है, इस प्रकार के मांसाहार सहनशीलता होते हैं। ये देखो मतलब जो क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, जो क्षमा कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया है, जो क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है क्षमा करना। धृति, धृति का मतलब क्या होता है, धीरता रखना, लालची ना होना। ठीक है, लालची ना होना मतलब कि आलोल्यम, वित्त यानी कि जो अमीर हो, धनी होना, विद्या होना उसके पास, सुख होना।
ठीक है। आर्जव, अब सुख होना, सरलता होना, ठीक है। आरोग्य का मतलब क्या होना, हेल्थी, और बल, उसके पास क्या होना, बल्ब, और दीर्घ आयु का सूचक होना। तो ये सारे लक्षण किसके बताए गए हैं, मांसाहारता के। रेफरेंस भी आपको दे दिया है और यहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो भी दे दी है, ठीक है। तो ये मांसाहार पुरुष के लक्षण है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ, और मतलब ये कुछ वर्ड्स में अगर आपको दिक्कत आ रही थी तो अब हाँ ठीक है। चीक का मतलब आपको गाल ही लेना है, वो रेफरेंस बुक में कुछ गलत बता रहा होगा इसलिए उन्होंने यहाँ पे दिया था, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो आपको मतलब कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे गंड का मतलब आपको गाल बताया है, ओष्ठ, ठीक है। शंख का मतलब टेम्पोरल रीजन, ललाट का मतलब फोरहेड, ठीक है। वक्ष का मतलब चेस्ट हो जाएगा, उदर, ग्रीवा, हनु, शंख, ललाट, फोरहेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जो मांस धातु होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं मांस के बाद कौन सी धातु आएगी, मेद धातु। तो मेद धातु अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, तो मुझे समझ में आए कि आपको कुछ डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मांस धातु अपने यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये चार्ट्स भी आपके लिए देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने मांस धातु पढ़ी, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी, ठीक है। पर्याय, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी पूछा था। निर्माण कैसे होता है मांस धातु का, ठीक है। हाँ, ये चार्ट मोर इम्पोर्टेंट चार्ट आपके लिए। चार्ट के बाद अपन आ जाते हैं लोकेशन, इतनी खास नहीं, ठीक है, लेकिन याद रखना है। फिर हो जाएगा अपने जो मांस धातु होती है उसके स्रोतस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन से आचार्य ने क्या कहा है पूछ सकते हैं, और इनकी संख्या भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्रोतस की संख्या कौन से आचार्य ने कितनी बताई है, तो वो मैं एक बार मतलब इसका अलग से लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, स्रोतस के दृष्टि हेतु ये भी क्या होता है, मोर इम्पोर्टेंट होता है। आपके लिए एक होमवर्क है कि अभिष्यंदिनी का आंसर आप ढूंढ के लाएंगे कि अभिष्यंदिनी को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और फिर मांस धातु के कर्म मोर इम्पोर्टेंट। क्षय वृद्धि तो सबकी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायग्राम से भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, तो अब कोई आपको डाउट नहीं आना चाहिए। और आए तो आप पूछ लिया करो ना यार, आप पूछते नहीं हो। वृद्धि के लक्षण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारता ये तो मोर इम्पोर्टेंट है बेटा, ये तो सबकी करना है। ये भले ही उसके श्लोक बड़े बड़े, लेकिन आप अगर इमेज को देख के अगर हर चीज़ आपने याद की है, हर एक वर्ड का मतलब समझा है, तो आपको फिर चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।